Hello everyone, welcome back to another video on MBBS Mentor. I hope you all are doing well. तो ये वीडियो है हमारी कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज़ के बारे में। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। सो द नंबर वन इज़ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है? एम्फाइसीमा में दे इज़ ऑफकोर्स इसके इन सारे डिजीज़ में जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो इफ़ेक्ट्स हैं, वो सब सेम रहेंगे। क्या कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, यानी जो सरफेस एरिया है जिसमें गैसेस एक्सचेंज होता है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो सारे डिजीज़ में सेम रहेंगे। तो एम्फाइसीमा में देखते हैं हम क्या होगा। एल्वेलाई में इन्फेक्शन हो जाएगा। एल्वेलाई में इन्फेक्शन हो जाएगा, किसी भी वजह से हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है। उसको कोप अप करने के लिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें एक्सट्रीम म्यूकस सिक्रीशन होगा। म्यूकस सिक्रीशन हो जाएगा क्योंकि म्यूकस का मेन का फंक्शन यही होता है कि जो भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारे अंदर आए उनको ये ट्रैप कर ले और फिर बाद में इन्हें WBC डिस्ट्रॉय कर दे। तो उसकी वजह से एक्सट्रीम म्यूकस सिक्रीशन होगा और फिर म्यूकस सिक्रीशन एक्सट्रीम हो जाएगा कि जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और वो एडिमा हो जाएगा, यानी देयर विल बी डिपोजिशन ऑफ म्यूकस। जो पोर्स हैं वो भर जाएंगे म्यूकस की वजह से और उसमें और इवेंचुअली उसमें क्या होगा, एक तो ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो ब्रोंकस जो था, ब्रोंकस का जो हमारा वॉल जो ओपनिंग है वो नैरो हो जाएगी क्योंकि उसमें म्यूकस भर गया। अब उसकी वजह से एयर कम अंदर जा रही है और एल्वेलाई में भी वो भर गया है म्यूकस। तो इसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, एक्सपायरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा एयर एक्सपायर करनी पड़ेगी। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ कोर्स डिक्रीज हो जाएगी एंड दे विल बी हाइपोक्सिया। अब क्योंकि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कम हो रही है तो ऑक्सीजन कम आएगी बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, तो ऑफ कोर्स एक्सपायरेशन इंक्रीज होगा, इंस्पायरेशन से ज़्यादा, तो देयर विल बी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। Number second is pneumonia. Pneumonia is we all know that it is caused by Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae बैक्टीरिया की वजह से होगा। इसमें क्या होता है, इन इट द पोरोसिटी ऑफ द एल्वेलाई वॉल्स इंक्रीजेस। तो एल्वेलाई की जो वॉल्स होती हैं उसमें बहुत माइन्यूट गैप्स होते हैं, बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं कि जिससे गैसेस एक्सचेंज हो जाए। तो इसमें जो उनके पोर्स हैं एल्वेलाई के वो इंक्रीज हो जाएंगे। जब वो इंक्रीज हो जाएंगे तो उसके अंदर फ्लूइड एक्युमुलेशन होने लगेगा क्योंकि अगर होल बड़ा हो गया तो उसके अंदर सब्सटेंसेस जाने लगेंगे। क्या क्या फ्लूइड एक्युमुलेशन हो सकता है, ब्लड हो सकता है, पस जा सकता है, इंटरस्टिशियल जो टिश्यू फ्लूइड उसके आसपास है वो अंदर भर सकता है। एज अ रिजल्ट एल्वेलाई जो हैं वो उससे भर जाएंगे किसी भी फ्लूइड से। तो ऑफकोर्स अगर भर जाएंगे तो फिर सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जो एरिया है आपका एरिया ऑफ डिफ्यूजन वो कम हो जाएगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाएगी। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं जो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दीज आर सिंगल निमोनिया एंड डबल निमोनिया। तो ये कुछ नहीं है बट एग्जामिनर्स वाइवा में पूछ लेते हैं एंड चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज्ड। तो सिंगल निमोनिया क्या है? अगर इसे एक लंग में निमोनिया हो रहा है तो उसे सिंगल निमोनिया कहेंगे, और इनकेस अगर दोनों ही लंग्स अफेक्टेड हैं तो वह डबल निमोनिया हो जाएगा। दैट्स सिंपल एंड नथिंग एल्स। सो द नेक्स्ट डिजीज इज एटेलेक्टासिस। एटेलेक्टासिस में क्या होता है, द एल्वेलाई गेट कोलैप्स्ड। अब एल्वेलाई क्यों कोलैप्स कर जाएंगी? देयर आर टू मेन रीजंस फॉर इट। द नंबर वन इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे हो गया, फॉर एग्जाम्पल म्यूकस प्लग बन गया किसी वजह से, प्राइमरी या सेकेंडरी ब्रोंकस की ओपनिंग पे म्यूकस प्लग बन गया। म्यूकस प्लग बन गया तो हवा ना अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है और वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो ऑफकोर्स एल्वेलाई कोलैप्स हो जाएंगे। द सेकंड थिंग इज लैक ऑफ सर्फेक्टेंट। अगर सर्फेक्टेंट नहीं होगा, विच इन सम न्यू बॉर्न्स में ये कंडीशन होती है, अगर सर्फेक्टेंट लेसिथिन नहीं होगा तो सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी एल्वेलाई गेट कोलैप्स्ड। इफेक्ट क्या होंगे? द वेरी सेम। द सर्फेस एरिया फॉर द गैसेस एक्सचेंज डिक्रीजेस। इसमें सरफेस एरिया कम हो जाएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड इफ नॉट ट्रीटेड मे लीड टू डेथ। सिंपल। नाउ द सेकंड इज एस्थमा। एस्थमा को एजमा भी प्रोनाउंस करते हैं बट वी वोंट गो इनटू दैट डिटेल। क्या होता है इसमें? इट इज़ दी सिंपली हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द लंग्स। लंग्स जो होते हैं इसमें हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल इन एल्डरली। जो बुजुर्ग जो होते हैं, बूढ़े लोग, उनमें अबव 70 ईयर्स ऑफ एज, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। उन्हें नॉर्मल एयर से भी प्रॉब्लम हो जाती है, नॉर्मल एयर से भी उन्हें इरिटेशन होने लगती है। बट इन नॉर्मल कंडीशंस जो अंडर 60 ईयर्स वाले लोग हैं उनमें क्या होता है, दे मेनली इरिटेंट, उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है पोलन से। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं
उनसे उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है। होता क्या है, जो पोलन ग्रेन होते हैं उससे पोलन एलर्जी होगी तो क्या IgE एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होंगी। जब IgE एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होंगी तो फिर हिस्टामीन और सेरोटोनिन वगैरह रिलीज़ होंगे। एज अ रिजल्ट इन्फ्लेमेशन होगा और स्पैज्म होगा। स्पैज्म यानी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये पूरी साइकिल चलेगी। तो अगर फर्स्ट टाइम एक आदमी के कांटेक्ट में पोलन आया, उसने पोलन को इनहेल किया तो IgE एंटीबॉडीज़ रिलीज़ हुई, उन्होंने अपना काम किया। सो द नेक्स्ट टाइम IgE एंटीबॉडीज़ उसे रिकग्नाइज करती हैं एंड दे नो इट। So then if the second time if the man comes in contact with the pollen grain, ये पूरी साइकिल फिर से चलने लगेगी। इफेक्ट्स क्या होते हैं? इफेक्ट्स इज इन्फ्लेमेशन और इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी ट्रैक के किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन होने लगेगी, इरिटेशन होने लगेगी एंड देर इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड इसमें भी एक्सपायरेशन इंक्रीज हो जाएगा। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और देर इज़ अ वेरी कॉमन थिंग विच वी कॉल इन नॉर्मल टर्म्स कि सांस फूलने लगेगी। व्हाट इज सांस फूलने लगेगी? कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहा है और एक्सपायरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो नाउ कम्स ट्यूबरकुलोसिस विच इज़ ऑफन एब्रीविएटेड एज TB, जिसको TB कहते हैं, विच कुछ वक्त पहले तक TB लाइलाज था एंड नाउ थैंक्स टू द मेडिकल साइंस अब TB इज़ अ वेरी सिंपल क्यूरेबल डिजीज़। क्या इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? कॉजेटिव एजेंट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इट इज़ अगेन अ बैक्टीरिया एंड TB जो है वो कई टाइप की होती है। ब्रेन TB हो सकती है, स्पाइनल TB हो सकती है एंड इट इज़ अ वेरियस टाइप्स कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसमें होता क्या है? होता बस सेम वही थिंग्स कि सर्फेस एरिया जो है गैसियस एक्सचेंज का वो कम हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी लंग्स की इंक्रीज हो जाएगी एंड द वर्क ऑफ ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वही कि सांस ना आना एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एक्सेट्रा। इफेक्ट्स क्या होंगे? कफिंग कुड बी नॉर्मल और खून भी आ सकता है कफ में। देयर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग थकान एंड नींद ना आना, ठंडे पसीने आना एक्सेट्रा आदि सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस विच विल डिस्कस इन डिटेल इन लेटर ईयर्स। एंड इनके बाद आते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं होते बल्कि जो किसी एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते हैं उन्हें होते हैं। ये अक्सर लोगों को होते हैं जो लोग चूने की फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं या सीमेंट या कंस्ट्रक्शन वर्क वाली कंपनीज में काम कर रहे होते हैं कि जिनके एटमॉस्फेयर में ये चीज़ ज़्यादा होती हैं, वो पॉल्यूटेंट ज़्यादा होते हैं कि उसकी वजह से उन्हें वो प्रॉब्लम हो जाती है, लाइक सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। तो सिलिकोसिस में क्या होता है? सिलिकोसिस में सिलिकोसिस इज़ कॉमन फॉर पीपल वर्किंग इन सीमेंट इन इंडस्ट्रीज। तो सीमेंट में सिलिका भी होता है तो उनके लंग में सिलिका का एक्यूमुलेशन हो जाता है। बिकॉज इन इंडिया पीपल जनरली डोंट टेक दैट मच केयर, मास्क वगैरह नहीं पहनते हैं जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में। तो एज अ रिजल्ट तो सिलिका जो है उनके लंग्स में सेटल होता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है कि जिसकी वजह से लंग्स की फाइब्रोसिस होने लगती है, लंग की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ब्रोंकस की फाइब्रोसिस होने लगती है, उसमें स्पैज्म होने लगता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड इट कॉज इरिटेशन एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So silicosis and asbestosis are the occupational respiratory disorders। ये और भी कई क्लासेस होती हैं but remember कि ये सिर्फ they are more common that in people that are from such an occupation कि जिनके एटमॉस्फेयर में सिलिका या एस्बेस्टोस या सैंड का एटमॉस्फेयर है, उनको ये डिजीज हो सकती हैं। So that's all for today. Hope you understood today's video. If there's any query you can ask me in the comment section. Goodbye till then. Do remember to like, share, comment and subscribe to MBBS Mentor. Goodbye.